खतरे में है? इस्तीफे का मुतालबा किसने किया? क्या पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे? क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? और क्या ऑपोजिशन ने एक नया अलायंस बना लिया है? ये तमाम बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इस पर आपने पहले बहुत ज़्यादा लोगों को बात करते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो है तो बहुत बड़ी खबर और बहुत मज़ेदार खबर है, लेकिन मीडिया हमने देखा कि बहुत ज्यादा इस पर अभी बात नहीं कर रहा। खबर नाज़रीन ये है कि असद कैसर जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके घर पर एक सियासी बैठक होती है 1-2 दिन पहले, और जिसमें बहुत सारे सियासी रहनुमा जो है वो शरीक होते हैं, जिसमें जेयूआई के जो लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, वो एक मेन कैरेक्टर रहे हैं। उसके अलावा शाहिद खान अब्बासी हैं, उसके अलावा महमूद खान अटकजई हैं, हमारे पास उमर अयूब हैं, जुनेद अकबर फिर से जो पीटीआई के रहनुमा हैं, मुस्तफ़ा नवाब खोखर हैं, और दीगर कई सारे लोग जो है वो सियासी पार्टीज के शरीक होते हैं। बेसिकली ये बैठक रखी क्यों गई, इसका मकसद क्या था, सबसे पहले हम ये जानेंगे। बैठक में सबसे पहली जो बात की गई वो ये थी कि हुकूमत को गैर नुमाइंदा करार दिया गया और पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शंस करवाने का मुतालबा किया गया, और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस को जो है वो गलत करार दिया गया और कहा गया कि हुकूमत जो है वो खत्म हो और दोबारा से मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। शाहिद खान अब्बासी, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो भी शरीक हुए इस मीटिंग में, और उन्होंने जो है वो ये बयान दिया कि मुल्क में जो सियासी मसाइल हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी है, मुल्क के जो इकोनॉमिकल मसले हैं, सारे वो तमाम हल हो सकते हैं इस अलायंस के थ्रू। और मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, उनका ये कहना था कि उसका हल सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शंस हैं। रहनुमाओं की तरफ से ये बयान सामने आया कि मुशावरत जारी है, और ये कमेटी भी इसीलिए तश्कील दी गई है, और कमेटी जो तश्कील दी गई है उसमें जितने भी अपोजिशन की तमाम पार्टीज जिन्होंने शिरकत की है उनका एक मेंबर होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब बीच में होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब बीच में होंगे, और पीटीआई के रहनुमा भी इस कमेटी में जो है वो शरीक होंगे। अब हमने बहुत सारे ऐसे हालात पहले देखे हैं कि जब किसी एक पार्टी पर मुश्किल आती है तो वो ऑपोजिशन के साथ अलायंस कर लेते हैं और जो है वो मसाइल का हल निकाला जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें, हिस्ट्री में जाएं पीछे, तो हमने देखा पीपीपी ने भी बहुत दफा अलायंस किया है, बहुत दफा ऑपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो अपनी पार्टी और अपनी पोजीशन को दुरुस्त करने की कोशिश की है। पीएमएलएन की बात करें तो उनके दौर में भी बहुत दफा ये हुआ है। हालिया अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो अलायंस बनी थी वो पीडीएम थी। पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान और पीपीपी ने जो मिलकर जमात तैयार की थी, और वो इमरान खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ की थी। और सबसे बड़ी चीज ये कि उस अलायंस के बाद पीटीआई की हुकूमत को गिरा भी दिया गया और पीएमएलएन की हुकूमत आ गई। अब हैरत की बात यहां पर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो अभी कुछ अरसा पहले पीडीएम में शरीक थे, पीएमएलएन के साथ उन्होंने अलायंस किया, अपना इत्तेहाद किया और अपनी पोजीशन को दुरुस्त करने की कोशिश की, और अब वही मौलाना फजलुर रहमान जो पहले पीटीआई के खिलाफ चलते रहे हैं वो अब पीटीआई के हक में आ गए और उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। यहां देखना यह है कि क्या दोनों पार्टीज वाकई एक दूसरे की इत्तेहादी हैं या सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशंस ठीक करने के लिए एक दूसरे के साथ अलायंस की है। अगर पीटीआई में इमरान खान साहब को देखा जाए और अगर मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई में मौलाना फजलुर रहमान को देखा जाए तो दोनों की जो हुकूमत रही है वो यू टर्न्स का ही शिकार रही है हमेशा। तो अब यहां पर सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि क्या दोनों पार्टीज वाकई इत्तेहाद करेंगी और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगी, या सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए दोनों पार्टीज ने इत्तेहाद किया है। बहुत सारे तज्जियाकारों का ये कहना है कि ये इत्तेहाद जो है वो कामयाब नहीं जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब की हुकूमत में हमेशा यू टर्न्स ही आए हैं और दोनों पार्टीज ऐसी हैं जो शुरू से एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। नो डाउट हमने पहले देखा है कि जब भी किसी पार्टी पर मुसीबत आती है, वो कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त जो है वो गधे को भी बाप बना सकते हैं, तो वही वाली सूरत हाल यहाँ पर भी है। हो सकता है कि दोनों पार्टीज अलायंस करके और फिर उसके बाद अपने मफाद के लिए नहीं, एक दूसरे के मफाद के लिए भी काम करें। अब नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कबल अज वक्त इलेक्शंस का मुतालबा किया गया है। उसके अलावा इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात ये थी कि 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज के बारे में कोई बात नहीं की गई। ये बात नहीं की गई कि लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे, एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन कबल अज वक्त इलेक्शन की बात जरूर की गई है। अब देखना यह है कि अगर इमरान खान साहब को कोई डील ऑफर हो जाती है तो क्या वो कबल अज वक्त इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे और डील को
کو قبول کر لیں گے یا وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے. دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کون سی قیادت ایسی ہوگی جو دوسری قیادت کے پیچھے چل کے ان کی پیروی کرے گی. کوئی بھی پارٹی میں نے نہیں دیکھا کہ ایسی ہو جو یہ کہے کہ ہم اس پارٹی کے پیچھے لگ کے کام کرنا شروع کریں گے. ہر کوئی اپنی پاور چاہتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چل کر ان کی پیروی کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پی ٹی آئی کے پیچھے چل کے ان کی پیروی کرتی ہے. اب یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہ الائنس جو ہے اور یہ جو اتحاد ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان اور مزید جتنے بھی ارکان سیاستدان اس میں شامل تھے, یہ الائنس آگے بڑھتا ہے, یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. اس سے کوئی آؤٹ کم نکلے گا, اس سے کوئی مسائل حل ہوں گے یا نہیں, یہ صرف اور صرف یہ بھی باقی جتنے پہلے اتحاد ہوئے ان کی طرح ختم ہی ہو جائے گا اور اینڈ پہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی جو کہ ہے احتجاج. اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو جو احتجاج ہوتے ہیں کیا ان احتجاج میں مولانا فضل الرحمان شریک ہوں گے, کیا ان احتجاج میں شاہد خاقان عباسی صاحب شریک ہوں گے, کیونکہ الائنس تو اب ہو گیا ہے ساری پارٹیز کا آپس میں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو احتجاج ہوتے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ساتھ دیا جاتا ہے یا صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ہی انہوں نے الائنس کیا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں انفورڈ پاکستان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود اوان. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.